हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूचना के अधिकार के बारे में जानेंगे। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है सूचना का अधिकार, ये पूरे विश्व और भारत में कैसे आया है ना, ग्लोबल और इंडिया के स्तर पर इसका कैसे गठन हुआ। आरटीआई की विशेषताएं क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, इसका मूल्यांकन जानेंगे और इससे संबंधित कुछ विवाद बने हुए हैं है ना, तो उनको भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार सामान्यतः क्या होता है कि सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार की नीतियां या कार्यान्वयन, बहुत सारी योजनाओं का कार्यान्वयन, सरकारी गतिविधियों की जानकारी सामान्य नागरिक के द्वारा प्राप्त करना राइट टू इंफॉर्मेशन कहलाता है, सूचना का अधिकार कहलाता है ना। सरकार क्या कार्य कर रही, क्या नहीं कर रही, उसकी जानकारी प्राप्त करना सूचना का अधिकार कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सूचना का अधिकार प्रशासन में पारदर्शिता का सबसे प्रभावी उपकरण है। ये लोक महत्व की सूचनाओं तक नागरिकों की आबाद पहुंच से जुड़ा है। सरकार के कार्यों और निर्णयों को जनता निकट से जान और समझ सके और उसके औचित्य की जांच कर सके, इसके लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है। इसे लोकतंत्र का आधार कहा जाता है क्योंकि ये जन सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी यंत्र है। सूचना के अधिकार का दर्शन गांधी के इन शब्दों में छुपा है, महात्मा गांधी के इन शब्दों में छुपा है। क्या है वो शब्द? शासन अपने हर रूप में जनता को ज्ञात होना चाहिए क्योंकि सुराज में शासन के पास छुपाने को कुछ नहीं होता है। सेकेंड एआरसी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में आरटीआई को सुशासन की कुंजी कहा है और अपनी चौथी रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक शासन में नैतिकता है, में कहा गया है कि सरकारी संस्थाओं को बाध्यकारी कानून और समझौतों के द्वारा आरटीआई से जोड़ा जाना चाहिए। सेकेंड एआरसी में यह भी मांग है कि अब लोक सेवकों को गोपनीयता की नहीं बल्कि पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए। उपरोक्त विचारों से सूचना का अधिकार की मांग और उसका दर्शन मजबूत हुआ है। अब ये किस तरह से आया? सबसे पहले यह है स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज होती है उसमें 1950 के दशक में, 1960 से 70 में यूरोपीय अमेरिका कॉमनवेल्थ देशों में आया, 1974 में जो यूएसए में आईआईए के रूप में आया, 1982 में न्यूजीलैंड में आया ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट के रूप में। भारत में कैसे आया? ब्रिटेन ने 1889 में गोपनीयता कानून बनाया था। 1923 में ब्रिटिश सरकार ने ऑफिशियली सीक्रेसी एक्ट बनाया है ना। तो ये क्या था कि जो सरकारी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, तो जस्ट अपोजिट था आरटीआई का। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, कुछ चीजें हैं जो सरकार ऑफिशियली मतलब सीक्रेट रूप में अपने पास रख सकती है, जनता को बताने के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगी। तो 1923 में बनाया था, ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, है ना। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, जैसे प्रेस परिषद बनाया गया, पीटीआई बनाया गया, लॉ कमीशन बनाया गया, सीबीसी ने भी बहुत सारी सिफारिशें की, है ना। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें, जैसे हमदर्द दवाखाना, है ना, हिम्मत लाल केस 1973 में आया था, इंडियन एक्सप्रेस, है ना, न्यूज़पेपर केस 1985 में आया था। इसमें स्पष्ट रूप से आरटीआई बनाने के बारे में कहा गया था, है ना। ये तीनों जो केस है, ये मैं आपको जब मैंने इंडियन पॉलिटी के तहत मूल अधिकार पढ़ाए थे तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रेस और वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये मैंने केसेस का जिक्र किया था। बहुत सारी सिविल सोसाइटी ने भी भारत में आरटीआई के निर्माण में भूमिका निभाई, जैसे जेपी मूवमेंट हो गया, है ना। 1987 में राजस्थान के देवडोगरी एक घटना हुई थी, है ना। इस घटना में क्या बोला था, जो काम कर रहे थे लोगों ने अपने मतलब जिसमें उनका नाम लिखा जाता था, उनकी जानकारी नोट की जाती थी, लोगों ने रजिस्टर मांगा था, बताइए हमारे बारे में आपने क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह की जानकारी आप रखते हैं। तो इसे आरटीआई की घटना के नाम से जाना जाता है। एक आंदोलन चला था, अपना पैसा अपना हिसाब, इससे भी आरटीआई बनाए जाने को बल प्राप्त हुआ था। एक एनजीओ है MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, है ना। इसको किसने बना रखा था? अरुणा राय, निखिल डे और शंकर सिंह। MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी आरटीआई के गठन में। 1990 के दशक में आरटीआई
कानून में एक एनजीओ था परिवर्तन नाम से, है ना, ये किसने बनाया था? अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के सीएम है, इन्होंने बनाया था। 1996 में मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी। 1997 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन में विचार आया था, है ना। प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आरटीआई कानून लाने पर सहमति बनी। और 1997 में एच.डी. सोरी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन हुआ था। 2001 में वाजपेयी गवर्नमेंट बिल लेके आई थी, 2002 में पारित हुआ था, 2003 में साइन हुआ, है ना। क्या था इसका नाम? इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये था। 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग की सलाह पर आरटीआई बिल लेकर आई और ये आरटीआई बिल 2005 में जाके पारित हुआ। तो फाइनली 2005 में आरटीआई का फाइनल जाके तैयार हुआ। कई राज्यों ने भी अपने अपने आरटीआई एक्ट पारित किए। तमिलनाडु ने 1997 में किया था, गोवा ने 1997 में किया, राजस्थान और कर्नाटक ने 2000 में किया। लेकिन सबसे पहले कोशिश अगर आती है तो वो कर्नाटक ने की थी। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे हम और आरटीआई एक्ट को पूरी तरह से ही जानेंगे। 2005 का जो एक्ट था उसमें कितने अध्याय, सेक्शन क्या था, वो महत्वपूर्ण सेक्शन कौन से। तो पहले देखते हैं अध्याय 1 जिसका नाम है प्रारंभिकी। सेक्शन 1 क्या बोलता है? संक्षिप्त नाम और विस्तार बताता है। सेक्शन 2 परिभाषा और व्याख्या बताता है। अध्याय 2 के अंतर्गत आता है लोक प्राधिकारी की बाध्यता है। इसके अंतर्गत सेक्शन 3 आरटीआई का अर्थ बताता है। सेक्शन 4 प्राधिकारी की बाध्यताएं बताता है। सेक्शन 5 प्राधिकारी के पदनाम के बारे में बताता है। सेक्शन 6 सूचना प्राप्ति का अनुरोध बताता है। सेक्शन 7 अपील का निपटारा किस तरह किया जाएगा ये बताता है। सेक्शन 8 सूचना प्रकट करने से छूट, ये काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 8 ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन सी बातों को आरटीआई से अलग रखा गया है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जो भी रहते हैं उनसे उन संबंधों में आरटीआई नहीं मांगी जा सकती, है ना। तो इस तरह के मुद्दों में छूट प्रदान की जाती है। सेक्शन 9 अस्वीकृति के आधार। सेक्शन 10 सूचनाओं का पृथकीकरण, है ना। सेक्शन 11 पर व्यक्ति से सूचना। अध्याय 3 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग आता है ना। सेक्शन 12 गठन के बारे में बताता है। सेक्शन 13 पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बताता है। सेक्शन 14 हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग का वर्णन है ना। इसमें सेक्शन 15 गठन के बारे में बताता है। सेक्शन 16 पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बताता है। सेक्शन 17 हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है ना। अध्याय 5 में आता है शक्तियां, कार्य, अपील और शास्तियां, जिसे हम दंड कहते हैं। सेक्शन 18 शास्तियां और कार्य बताता है। सेक्शन 19 अपील के बारे में बताता है। सेक्शन 20 शास्तियों के बारे में बताता है। अब आता है हमारा अध्याय 6, ये प्रकीर्ण के नाम से है। सेक्शन 21 बताता है असद्भावपूर्ण कार्यों के लिए संरक्षण। सेक्शन 22 ये भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसका क्या है? अधिनियम का अध्यारोही होना, मतलब ऐसे जो भी अधिनियम होंगे जो सूचना के अधिकार को कम कर रहे होंगे उस पर ये अधिनियम प्रभावी होगा, आरटीआई अधिनियम प्रभावी होगा। जैसे देखो मैंने अभी बताया था ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, वो उसको आरटीआई ओवरराइट कर देगा, है ना, अध्यारोही कर देगा। 23 न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित। 24 कुछ संगठनों पर लागू होना। 25 निगरानी और प्रतिवेदन। 26 समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम। 27 नियम बनाने की शक्ति। 28 सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। 29 नियमों पर चर्चा। 30 बाधाओं को दूर करने की शक्ति। 31 निरसन या समाप्ति। आरटीआई एक्ट 2005 को 2012 में व्यापक संशोधनों से जोड़ा गया है जो आरटीआई शुल्क और व्यय के विनियमन से जुड़े हैं ताकि आरटीआई का विस्तार हो सके। हाल के दिनों में आरटीआई पर 2 संशोधन प्रस्तावित किए गए जो विवादित है। कौन कौन से? राजनीतिक दलों को आरटीआई से बाहर करने का संशोधन। आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या पर आरटीआई खत्म। अब इसका मूल्यांकन हम देख लेते हैं। इससे क्या है? शासन में पारदर्शिता आई, व्यवहारिक उपलब्धियां, जैसे बहुत सारे घोटालों के बारे में पता चली, व्यापम, 2G, कोल स्कीम, सरकारी अफवाहों में कटौती, माफिया गठजोड़ को उजागर करने में मदद मिली है। याराना पूंजीवाद का धंधा उजागर हुआ है। पीडीएस लीक जो हुआ था उसके बारे में पता चला है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति और वर्तमान स्थिति और उससे देखने वाली अनियमितता को उजागर करने में, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। क्या क्या है? जैसे कार्यभार और वे सरकारी जो लोग बताते हैं आरटीआई की जो जानकारी देता है उस पर बहुत सारा प्रेशर रहता है ना। यथास्थितिवाद, मनोबल की कमी, विकास कार्यक्रमों की गति, असुरक्षा, कभी कभी आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या कर दी जाती है ना। आरटीआई फॉर पॉपुलरिटी, लोग बाग पॉपुलर होने के लिए भी आरटीआई लगा देते हैं। आरटीआई के नाम पे ब्लैकमेल होते हैं, निष्ठा का उल्लंघन होता है, कार्यकर्ता की हत्या जो मैंने अभी बताया। तो
इस आरटीआई के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी, क्या क्या, जैसे कार्य संस्कृति इतनी अच्छी नहीं है भारत में, मनोवृत्ति, लोगों का एटीट्यूड उस तरह का नहीं है, संसाधन पूरे नहीं है, सूचना अच्छे से नहीं हो पा रही, संग्रहित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी, कानूनी अंतर्विरोध हो जाता है कभी कभी, है ना, जैसे बहुत सारे कानून एक दूसरे पर कॉन्ट्राडिक्ट होते रहते हैं, जन सशक्तिकरण का अभाव है ना। अब इसमें बहुत सारे सुधार करने की भी आवश्यकता है जो समय के साथ साथ होने चाहिए। तो जो सुधार है वो आप अपने मेंस के रूप में लिख सकते हैं। अब आता है ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, ई गवर्नेंस का आधार क्या है, प्रस्तुति, अंतरक्रिया, प्रतिमान, मूल्यांकन में सकारात्मक और नकारात्मक, ई गवर्नेंस की दिशा में प्रयास, और हम क्या सुझाव दे सकते हैं। ई गवर्नेंस में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक 6C कॉन्सेप्ट चलता है। 6C के अंतर्गत कंप्यूटर, कनेक्ट, कंटेंट, क्लाइंट, कैपिटल और साइबर, ये 6C के अंतर्गत आता है। ई गवर्नेंस के मॉडल भी है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, क्रिटिकल फ्लो मॉडल, एडोकेसी मॉडल, कॉम्पिटेटिव मॉडल, कॉम्परेटिव या आइडियलिस्टिक मॉडल। ई गवर्नेंस में G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B मॉडल, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल होते हैं। ई गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जहां इलेक्ट्रॉनिक शब्द आईसीटी का द्योतक है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नेंस से तात्पर्य जनता के कार्यों का द्योतक। परंपरागत प्रशासन में सरकार और नागरिकों के संबंध प्रत्यक्ष किंतु सीमित होते थे। ई गवर्नेंस इन संबंधों को परिवर्तित और पुनः परिभाषित करने का प्रयास है। अतः हम कह सकते हैं कि सूचना और संचार तकनीकी के माध्यम से प्रशासित प्रक्रियाओं को नई दिशा देना ई गवर्नेंस कहलाता है। संकुचित अर्थों में ई गवर्नेंस प्रशासन जनता के द्वार से जोड़ता है, लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन में सूचना और संचार क्रांति की जरूरत है, जिसे वर्तमान सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया है। विद्वानों ने ई गवर्नेंस के 3 आधार बताए। कौन कौन से? ई इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कंप्यूटर, नेटवर्क, स्मार्टफोन, सर्विस डिलीवरी गेटवे के रूप में है, और इसी संदर्भ में हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन से लेकर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विकास की ओर अग्रसर है। दूसरा था ई कनेक्ट, ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ता है। इसे तार या बेतार दोनों संदर्भों में विकसित किया जा रहा है। तार जैसे प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर, बेतार मतलब रेडियो, माइक्रो आधारित वायरलेस कनेक्टिविटी की ओर जा रहे हैं, जैसे ब्लूटूथ, ई लाइब्रेरी, आईसीटी की समझ। ई मेंटेलिटी क्या होती है? विल पावर टू यूज आईसीटी, मतलब आईसीटी के प्रयोग में जो अपना व्यवहारिक अनुभव रहता है कि हमको ये यूज करना है या नहीं है, वो ई मेंटेलिटी कहलाती है। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो स्मार्टफोन यूज करने से डरते हैं या हिचकिचाते हैं, है ना, भले कितना ही कुछ हो जाए, वृद्ध लोग कितने ही पैसे उनके पास, वो बोलते हैं कि हम यूपीआई का प्रयोग नहीं करेंगे या डिजिटल पेमेंट नहीं करेंगे, हमको नगद पैसे ही चाहिए। उपरोक्त तीनों आधारों पर न सिर्फ ई गवर्नेंस को परिभाषित करते अपितु डिजिटल इंडिया की परिकल्पना का भी आधार है। हालांकि तकनीकी रूप से विद्वान ई गवर्नेंस को 7C में परिभाषित करते हैं। 7C मतलब कंप्यूटर, कनेक्ट, कॉम्पिटेंस, क्लाइंट, कंटेंट, कैपिटल और साइबर। अब हम देखेंगे प्रस्तुति, प्रतिमान। सबसे पहले देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। इसके अनुसार ई गवर्नेंस में सूचनाओं का अबाध प्रवाह होना चाहिए। सूचनाएं सभी दिशाओं में समान रूप से प्रभावित होनी चाहिए। सूचनाओं का अधिकतम प्रकटीकरण ही ई गवर्नेंस है, क्योंकि सूचित समाज ही सशक्त समाज है। इसकी समस्या यह है कि यह सूचना भार की स्थिति को जन्म देता है। बिग डेटा की प्रॉब्लम, जैसे डेटा माइनिंग करनी पड़ती है, जिससे समय और धन का नुकसान होता है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल फ्लो मॉडल। इसमें सूचनाओं का प्रवाह निर्देशित होता है। शासन द्वारा सूचनाओं को प्रबंधित करके नियंत्रित रूप से प्रेषित किया जाता है। परिणाम स्वरूप जनता को वो सूचनाएं मिलती है जो उनके लिए आवश्यक है। समय और धन की बचत होती है, लेकिन सरकार द्वारा फिल्टरिंग तानाशाही को जन्म दे सकती है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बाधित कर सकती है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19A सब क्लोज, ये वाला, ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है एडोकेसी मॉडल। ये ई गवर्नेंस का जन केंद्रित प्रतिमान है, जहां सरकार जनता की मांग पर सूचनाओं को प्रसारित
करती है। अतः इस प्रतिमान से सूचनाओं का स्वीकरण बढ़ता है, शासन में जन भागीदारी आती है, हम जन सशक्तिकरण की ओर जाते हैं। लेकिन डिजिटल साक्षरता के अभाव में या परंपरागत मनोवृत्ति के साथ ये प्रतिमान काम नहीं कर सकता। दूसरी ओर सभी नागरिक समान रूप से डिजिटल साक्षर हो ये जरूरी नहीं है। इससे डिजिटल डिवाइड, अंकीय खाई आती है। डिजिटल डिवाइड मतलब जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रयोग करते हैं और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रयोग नहीं करते उसके बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक मॉडल। इसमें ई गवर्नेंस के विभिन्न प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन कर उनकी अच्छी बातों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा प्रतिमान आदर्शवादी किंतु अव्यवहारिक होते हैं। यदि हम ई गवर्नेंस के मानकों को दिखाते हैं लेकिन इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना कठिन होता है, क्योंकि हर क्षेत्र की ई गवर्नेंस की जरूरतें अलग अलग है, इसलिए किसी एक प्रतिमान का विकास उचित नहीं है। अब ई गवर्नेंस के अंतर्गत अंतर क्रियाएं कौन कौन सी होती है? ई गवर्नेंस का एक पक्ष सरकार होती है और दूसरा पक्ष सरकार, बाजार, जनता इत्यादि हो सकते हैं, जिनसे सरकार की अंतःक्रिया होती है। इस आधार पर अंतःक्रिया के 4 प्रतिमान बनाए गए हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये निश्चित है, ये विभिन्न स्तर की सरकारों को आपसी अंतरक्रिया है जो क्षेत्रीय व ऊर्ध्वाधर कई रूपों में हो सकता है। प्रशासन में एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए और समन्वय को स्थापित करने के लिए यह अंतरक्रिया जरूरी है। भारत में G2G कनेक्ट के लिए NIC नेट की अवधारणा को लाया गया है ना, जिससे केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम में स्थित प्रशासनिक मुख्यालय को आपस में जोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये सरकार और बाजार की अंतरक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य की सरलता। ये याराना पूंजीवाद को भी रोकती है क्योंकि सरकारी ठेके टेंडरिंग को पारदर्शिता लाने के लिए रहता है। ठीक है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये सरकार और उसके कर्मचारियों के संबंधों को ऑनलाइन बनाना है। ऐसा करने से प्रशासनिक निगरानी और नियंत्रण प्रभावी होता है और प्रशासनिक सुधारों को लागू करना भी आसान होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रशासन में गति। भारत में सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ई सैलरी, ई पेंशन से लेकर ई ट्रेनिंग आदि G2E के उदाहरण है। नेक्स्ट आता है G2C, ये ई गवर्नेंस में सबसे महत्वपूर्ण अंतरक्रिया है क्योंकि इसमें सरकार ई रिलेशन बनाकर ई सर्विस देती है। आज जनता गर्भ से कब्र तक हर स्तर पर ई सेवाओं से जुड़ी रही है ना, जैसे ई प्रमाणीकरण, ई एजुकेशन, ई मेडिसिन, ई रिजर्वेशन, ई पेमेंट। इसके लिए हमने स्मार्ट चार्ट कियोस्क सेंटर बनाए जिसका परिणाम है प्रशासन जनता के द्वार। ई गवर्नेंस के अंतर्क्रिया का एक पक्ष सरकार को यह सदैव जरूरी नहीं है कि क्योंकि सरकार बाहर से भी प्रशासन की जरूरतों को देख सकती है, जैसे B2B कनेक्ट में एकाधिकार होने से रोकना, B2C ई फ्रॉड से रोकना, C2C में सोशल मीडिया, साइबर क्राइम की चुनौतियां। जैसे जैसे ई गवर्नेंस में अंतरक्रिया के आधार बढ़ेंगे उनके कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा। आज ई